नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा कवियागोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। एपीएन के इस कार्यक्रम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़ी कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके विशेषज्ञ से कानूनी राय भी ले सकते हैं। आज हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के बारे में बताएंगे और इससे जुड़े नियम कानून भी बताएंगे। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 या फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप से संबंधित कानूनों को संकलित करता है और भागीदारी के व्यापार और वाणिज्य को निश्चितता प्रदान करता है। कोई भी व्यापार जो किसी विशेष अनुबंध के अंतर्गत से अधिक व्यक्तियों द्वारा संचालित किया जा रहा है, इसे व्यापार की भागीदारी कहा जाता है। व्यापार का क्षेत्र आकार अगर बड़ा हो तो उसे अकेला व्यक्ति नहीं संभाल सकता। सुचारू रूप से चलाने के लिए दो या इससे अधिक व्यक्तियों को आपस में मिलकर यानी साझेदारी के रूप में व्यापार चलाना होता है। किसी भी व्यापार को कई प्रकार से अर्थात प्रो पार्टनरशिप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, HUF और साझेदारी फर्म के रूप में चलाया जा सकता है। प्रत्येक व्यापार के स्वरूप और आकार पर निर्भर करता है उसका संचालन किस रूप में किया जाए। भारतीय साझेदारी अधिनियम कारोबार में साझेदारी के नियमों को पेश करता है। ये तो थी भारतीय साझेदारी अधिनियम से जुड़ी बुनियादी जानकारी। आज भारतीय साझेदारी अधिनियम के बारे में जानकारी देंगे हमारे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता राजीव समयार जी। राजीव जी आपको विषय से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप एक्ट से जुड़ा कोई भी कानून, उसको लेकर अगर आपका कोई भी सवाल है तो टेलीफोन नंबर्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो इसी पर खास चर्चा और जानकारी देने के लिए हमारे साथ अधिवक्ता राजीव जी जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका राजीव जी आज के खास कार्यक्रम में। आपसे सबसे पहले हम समझना चाहेंगे पार्टनरशिप एक्ट क्या है और इसका मकसद आखिरकार क्या होता है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ड्राइव किया गया और इसका पर्पस ये है कि दो और दो से ज्यादा व्यक्ति किसी बिजनेस के प्रॉफिट के लिए एक डीड के तहत अपने आप को बाइंड करता है और इसी बाइंडिंग डीड को हम पार्टनरशिप फर्म के रूप में वर्क करते हैं। और जो व्यक्ति इसमें पार्टनर होते, मेंबर होते हैं, दे आर कॉल्ड पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप का बेसिक स्वरूप जी। तो ये तो थी कि पार्टनरशिप होती क्या है। अगर हम राजीव जी बात करें चार तरह की पार्टनरशिप, तो वो क्या होती है? पार्टनरशिप जो होती है वो डिफरेंट होती है। एक तो फिक्स टर्म के लिए पार्टनरशिप होती है, अगर कोई व्यक्ति दो या दो से व्यक्ति जो एक डील के अंदर एक फिक्स टर्म 6 महीने या सालों के लिए अगर जुड़ते हैं तो वो स्पेसिफिक पीरियड के लिए जुड़ते हैं, वो फिक्स टर्म। दूसरी बात है, अगर कोई व्यक्ति दो या दो से ज्यादा व्यक्ति एक खास पर्पस के लिए, खास बिजनेस के लिए अगर जुड़ते हैं तो उसको कहते हैं पार्टिकुलर पार्टनरशिप। जैसे कि किसी प्रोजेक्ट के लिए अगर वर्क करना है, 2 या 4 व्यक्ति मिलकर एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं तो ये पार्टिकुलर होते हैं। उसके बाद है एक पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल जो होती है वो डिपेंड करते हैं जो पार्टनर्स होते हैं उसके विल पे, उसके विल, उसकी टाइमिंग को और उसके स्ट्रक्चर को उसके विल पे डिपेंड करते हैं। ये पार्टनरशिप एट विल होती है। एक जनरल पार्टनरशिप होती है। जनरल पार्टनरशिप में जो होती है बिजनेस का स्पेसिफिकेशन जो होता है वो लार्जर होता है। ये 4-5 प्रकार होते हैं जिससे कि पार्टनरशिप वर्क होती है। ये तो 4 पार्टनरशिप आपने बताई। राजीव जी अगर हम बात करें एक आदर्श भागीदारी के जो 6 आवश्यक नियम होते हैं, वो नियम हम आपसे समझना चाहेंगे। वो कौन कौन से जो रूल्स हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं? एक आइडियल पार्टनरशिप जो होती है, एक आइडियल पार्टनरशिप के लिए पहली बात तो एक बिड होती है ना। एक फर्म की नेम होती है, एक बिड होती है, जिस बिड के अंदर एक क्लॉजेज होती है जो पार्टनरशिप वर्क करती है। उसमें आइडियल पार्टनरशिप के लिए पार्टनर्स को आपस में भेंट होनी चाहिए। पार्टनरशिप एक जो पर्पस के लिए की है वो पर्पस ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और टाइमिंग का जो स्टिपुलेशन टाइम होता है वो भी मेंशन होनी चाहिए
और अगर उसमें रिड्रेसल हो, अगर उससे रिड्रेस करने के लिए हो, तो उसकी भी क्लॉजेस होनी चाहिए। ये सारी चीजें आइडियल पार्टनरशिप का एक स्वरूप होता है। ये 6 जो है आपने स्टेप्स बताए हैं इसमें। जी जी जी। साझेदारी पंजीकरण के लिए जो अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो कौन से दस्तावेज हैं जो कि काफी आवश्यक होते हैं इस दौरान? पार्टनर, आपकी आवाज बीच में देख कर रही थी, पार्टनरशिप के दस्तावेज की बात आप कर रहे हैं? हाँ, साझेदारी पंजीकरण के लिए जो आवश्यक है उन डॉक्यूमेंट्स की बात कर रही हूँ मैं। हाँ, साझेदारी पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप की बात करें, उसमें सबसे बड़ी दस्तावेज तो ये है कि एक पार्टनर का नाम होना चाहिए, पार्टनरशिप फर्म का नाम होना चाहिए। दूसरी बात, ये पार्टनरशिप फर्म का एड्रेस होना चाहिए, वर्किंग प्लेस होना चाहिए। पार्टनर जब इसमें जुड़े हुए हैं तो वो पार्टनर कौन कौन से हैं उनकी सारी जानकारी होनी चाहिए। पार्टनरशिप जो वर्क कर रही है वो किस बिजनेस पे वर्क कर रही है वो चीज होनी चाहिए। ये सारी चीज जो जानकारी होनी चाहिए। एक पार्टनरशिप जो रजिस्ट्रेशन के लिए आप जब रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म के पास जाएंगे तो ये सारी जानकारी होनी चाहिए एक, तो जिससे वो रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, अगर हम बात करें राजीव जी, आगे बढ़ते हैं, समझौता करार क्या होता है और किन नियमों में जो है हम इसको संचालित कर सकते हैं? कौन से इसमें जो रूल्स है वो संचालित होंगे? समझौता करार जो है एक जो पार्टनरशिप डीड का एक क्लॉज है जी। जो करार, वो क्लॉज क्या है कि जब बेसिकली जब डिस्प्यूट बिटवीन पार्टनर्स होते हैं तो उस पार्टनर्स के डिस्प्यूट को रिड्रेसल के लिए हम एक आर्बिट्रेटर अपॉइंटेड क्लॉज करते हैं, जो कि आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन एक्ट के तहत वर्क करते हैं और उसको रिड्रेस करते हैं, जिसमें कि किसी की शेयर होती है या कोई अगर पार्टनर एक्ट फेथफुली नहीं कर रहा है या वायलेट कर रहा है टर्म को, तो ये सारी चीज को उसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं और उसको उससे रिजोल्यूट करते हैं। ये समझौता का जो एक क्लॉजेज है उसके साथ है। ठीक है राजीव जी, हम दर्शकों से भी कहना चाहेंगे अगर इस दौरान आपका कोई सवाल है तो आप जुड़ सकते हैं कार्यक्रम में। अधिवक्ता आपकी तमाम जानकारी और सवाल जो है आपकी क्वारी है उसका जवाब देंगे। टेलीफोन नंबर्स लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं, आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। कॉल करके जो भी आज के टॉपिक से जुड़ी आपकी कोई समस्या है उसके बारे में आपको जानना चाहते हैं या फिर अन्य कोई आपको लीगल हेल्पलाइन चाहिए तो कार्यक्रम में आप जरूर जुड़िए। नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं। राजीव जी, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नियमनों की। जो नियमों हैं उसके तहत धन उधार देने वाला जो व्यक्ति है वो कारोबार का साझेदार बनता है, लेकिन किन उसके तहत बनता है? ये कौन से नियम होते हैं इसमें? पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनर्स डिफाइंड होते हैं कौन पार्टनर है, लेकिन जो इन्वेस्टर होते हैं जो पार्टनरशिप में देते हैं उसकी साझेदारी तो होती है, लेकिन उसका लिमिटेड पर्पस होता है। फॉर द पर्पस ऑफ जो इन्वेस्टमेंट है उसके प्रॉफिट के कंसर्न की होती है। जी है ना। वो साझेदार जो होते हैं बीइंग ए पार्टनर में होते हैं, बीइंग ए साझेदार होते हैं, जो उसकी प्रॉफिट मेकिंग है उसमें साझेदारी होती है उनकी। तो ये बात की कैसे जो है इसका नियम बनता है। का बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं राजीव जी से। अगला जो सवाल है वो ले लेते हैं। किसी भी अगर बात करें राजीव जी, जो साझेदारी फर्म है उसमें किसी साझेदार की मौत हो जाने पर जो उसकी विधवा है या फिर बच्चे हैं उसके द्वारा वार्षिक के रूप में लाभों में जो अंश की प्राप्ति है उनको फर्म का भागीदार नहीं बनाती। लेकिन इस स्थिति की जब हम बात करते हैं तो साझेदार की मौत के बाद जो हकदार या भागीदार है वो आखिरकार बनता कौन है, कैसे बन पाता है, ये कैसा जो है पूरा प्रोसेस चलता है? देखिए, जब कोई पार्टनरशिप डील है, पार्टनरशिप बीच में या पार्टनरशिप कंपनी है, अगर दो व्यक्ति के बीच का पार्टनरशिप है उसमें अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो वो पार्टनरशिप वहाँ डिसॉल्व हो जाती है ना, तो वो पार्टनरशिप रह जाती है। लेकिन अगर ये पार्टनरशिप फर्म में ये अगर दो से ज्यादा व्यक्ति हैं और उसमें अगर कोई एक पार्टनर की डिमाइज हो जाती है, अगर वो गुजर जाते हैं, वो डेथ हो जाते हैं, तो पार्टनरशिप फर्म की एग्जिस्टेंस रहती है। और पार्टनरशिप फर्म की जो एग्जिस्टेंस रहती है उसमें जो एक आदमी जो व्यक्ति की डिमाइज हुई है उसकी राइट की बात आती है यहाँ पे। तो जो पार्टनर्स होते हैं
दे गिव द कंसेंट। अगर वो कंसेंट देते हैं तो उस डिवाइस व्यक्ति के लीगल हायर को बीइंग ए पार्टनर आप एडॉप्ट कर सकते हैं, है ना। अगर वो ये बच्चे या उसके जो लीगल अर्थ है वो माइनर हैं, ये विडो है और वो पार्टनर नहीं जानता, तो उनसे जो उनकी जो शेयर है उसकी शेयर की जो बेनिफिट आ रही है ना, उस बेनिफिट को हम जो है वो पार्टनर के लीगल हेयर्स को ट्रांसफर करते हैं जी। तो ये उस तरह की एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के तहत वो सारी चीज को हम उसको ट्रांसफर करते हैं, है ना। लेकिन ये सारी चीज होगी जब पार्टनरशिप में पार्टनरों की संख्या 2 से ज्यादा होगी। अगर 2 से ज्यादा 2 ही होगी, है ना, तो फिर वो डिजॉल्व हो जाएगी। मतलब 2 से ज्यादा होनी चाहिए तभी जो है ये काम करेगी। जी, ठीक है। और अगर हम बात करें अधिकतम और न्यूनतम साझेदार की, तो उसमें कितने होने चाहिए? जैसे आपने कहा कि 2 तो जो है नहीं हो पाएंगे, लेकिन अधिकतम की अगर हम बात करें तो कितने होने चाहिए? देखिए, पार्टनरशिप फर्म जो है वो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, पार्टनरशिप फर्म जब भी होगी तो 2 से ज्यादा होगी, है ना। 2 से कम होगी तो वो पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती है। पार्टनरशिप जब भी होगी तो 2 से ज्यादा होगी। अब बात यह है कि मैक्सिमम कहाँ, तो ये पार्टनरशिप एक्ट में इसको ले डाउन नहीं किया गया, ये कंपनी एक्ट में इसको ले डाउन किया गया। और कंपनी एक्ट कहती है कि 50 ऐसे अगर मोर कोई किसी पार्टनरशिप में पार्टनर होते हैं और न तो वो इलीगलिटी होती है, तो मैक्सिमम का जो एक स्लैब है वो 50 तक है। तो वी कुड से हम लोग कह सकते हैं कि पार्टनरशिप में मिनिमम तो 2 होंगे और मैक्सिमम 50%। ठीक है। अब ये भी बड़ा जरूरी हो जाता है राजीव जी ये समझना कि साझेदार कौन बन सकता है कौन नहीं बन सकता, इसके रूल रेगुलेशन क्या कहते हैं? पार्टनरशिप की डेफिनेशन जो है उसमें पार्टनरशिप एक पर्सन को रिलेशनशिप ऑफ पर्सन जहाँ आ जाते हैं, पर्सन का एक वाइडर मीनिंग है। पर्सन में व्यक्ति भी आ जाते हैं, पर्सन में एचयूएफ भी आ जाते हैं, पर्सन में कंपनी भी आ जाती है, तो पर्सन का एक वाइडर मीनिंग होता है। तो आप वो वाइडर मीनिंग में जब पार्टनर बनते हैं तो पार्टनर के लिए क्या है कि वो लीगल इन्फॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए, कानूनी उसमें कोई लीज नहीं होते। पहली बात तो मेजर होना चाहिए अगर व्यक्ति बन रहे हैं, है ना, वो साउंड माइंड होना चाहिए, लुनेटिक नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये जो एक मेजर जो व्यक्ति की जो प्रश्न जो डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी हो, जो साउंड माइंड हो, वो व्यक्ति होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो जो बेसिक चीज है कि कोई भी व्यक्ति पार्टनर तभी बन सकता है जो ये सारी चीज सोचेगा। ठीक है। अगर हम बात करें एक साझेदारी फर्म की तो पंजीकृत नहीं है, तो जो फर्म और भागीदारों को किन लाभों से वंचित होना पड़ता है, क्या अधिकार इससे जो है उनके प्रभावित हो सकते हैं, विस्तार से आपसे समझना चाहेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँ एक बार दोबारा रिपीट करने के लिए। आप सवाल आप समझना चाहेंगे? जी सवाल, हाँ, ये जो एक हम साझेदारी की बात कर रहे हैं उसमें अगर कोई भी फर्म है, अगर वो उसका पंजीकरण नहीं है, वो पंजीकृत नहीं है, तो फर्म और भागीदारों को किन लाभों से वंचित होना पड़ सकता है और उसके जो अधिकार जो उसको मिलने चाहिए, कौन से अधिकारों से वो प्रभावित हो जाएगा, कौन से नहीं मिल पाएंगे उसको? पार्टनरशिप जो होती है, पार्टनरशिप फर्म जो होती है, ये मैंडेटरी नहीं है रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 17 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट में ये कुछ मैंडेटरी प्रोविजन है जहाँ रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, कुछ मैंडेटरी प्रोविजन है जहाँ पर ऑप्शनल है रजिस्ट्रेशन। ये पार्टनरशिप फर्म जो ऑप्शनल है ना, ये यहाँ पे इसकी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। अब बात ये आ जाती है कि जो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप है और जो अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप है, दोनों में बेनिफिट करते हो क्या? रजिस्टर्ड पार्टनरशिप जो होते हैं उसमें आप बिहाफ ऑफ द कंपनी, है ना, बिहाफ ऑफ द फर्म, आप थर्ड पार्टी से अगर आपकी कोई स्यू है तो आप कर सकते हैं, वो भी स्यू कर सकते हैं और थर्ड पार्टी भी कंपनी पे स्यू कर सकता है। और लेकिन अनरजिस्टर्ड की बात करेंगे तो आप अनरजिस्टर्ड में आइडेंटिटी नहीं होती पार्टनरशिप एज ए पर्सन, वहां पे पार्टनर जुड़े होते हैं, तो वो जो भी होती है वो पर्सनल बेसिस पे होते हैं, बीइंग ए पार्टनर होती है, पार्टनरशिप फर्म की आइडेंटिटी नहीं होती है। तो लीगल आइडेंटिटी की ट्रबल होती है। जो पार्टनरशिप रजिस्टर्ड है उसमें लीगल आइडेंटिटी होती है और जो पार्टनरशिप अनरजिस्टर्ड है उसमें लीगल आइडेंटिटी नहीं होती है। दूसरी बात, टैक्स के दायरे में इसकी बेनिफिट होती है कि टैक्स
जो है टैक्स का स्लैब डिफरेंट होता है। उसके बाद क्या है कि अगर है ना कोई पार्टनरशिप को किसी थर्ड पार्टी से सेटअप करनी है, मान लीजिए कि मैंने जो है 5 लाख रुपये किसी से लेनी है और 2 लाख रुपये उसको सेटअप होनी है ना, तो ये सेटअप की कंडीशन जो होती है वो रजिस्टर्ड के पास आती है। शायद वहाँ पार्टनरशिप फर्म की एक एक्नॉलेजमेंट होती है, पार्टनरशिप फर्म की जो है तो आइडेंटिटी होती है, तो वहाँ इसकी बेनिफिट होती है। और सारी भी जितनी भी चीजें होती है जो कि पार्टनरशिप फर्म है उसकी अगर बेनिफिट है वो रजिस्टर्ड के साथ आई है, अनरजिस्टर्ड के साथ वो बेनिफिट नहीं आ सकती। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, साझेदारी फर्म का जो पंजीकरण है वो अनिवार्य नहीं है, लेकिन इसके गठन के तुरंत बाद जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स है उसके साथ पंजीकृत होना चाहिए। इसका जो प्रावधान है वो क्या होता है सर, उसके बारे में जानकारी चाहेंगे। पंजीकरण रजिस्टर्ड नहीं है, पंजीकरण जो है साझेदारी के ये मैंडेटरी नहीं है, ये बात है। अब ये आते जैसे जो भी पार्टनरशिप फर्म बनी उसकी जैसे गठन के लिए जो प्रोसेस है, बेसिकली प्रोसेस को हम फॉर्म फिल करते हैं और फीस देते हैं फर्म ऑफ रजिस्ट्रार से फर्म को रजिस्ट्रार को, तो वो उसके बाद उसमें जो जिस दिन इनकॉर्पोरेट थी और जिस दिन पार्टनर इनकॉर्पोरेट हुए, पार्टनर बने, ये सारी चीज की जानकारी जो हो उस दिन से वर्किंग हो जाती है। अगर आप रजिस्टर्ड कराते हैं तो आपको सेम डे वो सारा चीज देना पड़ता है रजिस्ट्रार को और उसकी जानकारी और रजिस्टर्ड होती है। और जब लेटर ऑन अगर किसी भी अमेंडमेंट की भी बात होती है तो वो अमेंडमेंट के लिए भी आपको फिर उसी तरह की प्रक्रिया करनी पड़ती है। ठीक है, बिल्कुल बड़ी जानकारी आपने पार्टनरशिप एक्ट के बारे में हम तक पहुंचाई है। राजीव सोमयार जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़कर आपने तमाम जानकारी साझा की और विस्तार से आपने जानकारी दी। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।